हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो है आज से फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन जो कि बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जा चुका है, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी कराए जा चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, और आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत इसका कवर करेंगे, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, रेयरर और डेंसर मीडियम यानी कि सघन और विरल माध्यम क्या होता है, और कुछ अन्य मुख्य बिंदु है जिसपे चर्चा हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद लगातार आज से जो है ये सीरीज चलेगा, तो प्रकाश का अपवर्तन जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक लगातार चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, हम लोग जो है पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में कि प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो कब तक, क्या हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है? हर परिस्थिति में? परिस्थिति बदलने पर तो सब कुछ बदल जाता है। तो देखना है यहाँ पे कि क्या प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती तो है, लेकिन ये तभी तक सीधी रेखा में गमन करेगी जब तक उसका माध्यम समान रहेगा। जैसे ही एक अलग प्रकार का माध्यम उसके सामने आता है, उसका जो है चाल बदलता है, चाल के अलावा उसका रास्ता भी बदल जाता है। अब माध्यम समान और अलग होने का मतलब ये है कि प्रकाश जो है जिस पथ से, जिस मतलब पदार्थ से होकर गमन कर सकती है, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन कर सकती है उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। और ये प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्रकाशीय माध्यम ऐसे होते हैं जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है, और कुछ प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश की चाल धीमा होती है। तो जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके चाल में परिवर्तन होने के कारण जो है उसका कभी कभी रास्ता बदल जाता है। और ये रास्ता, चाल में परिवर्तन होने से रास्ता बदलने का मेन कारण क्या है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अपवर्तन है क्या। देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, देखिए यहां से प्रकाश की किरणें चल रही है और सीधी रेखा में ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मान लेते हैं हमारा जल है, वाटर, और ऊपर है एयर, हवा, तो हवा में जब तक किरण चल रही है एकदम सीधी रेखा में चल रही है, किसी प्रकार का कोई विचलन इसमें नहीं आता है, कोई डिविएशन नहीं आता है। जैसे ही तिरछा गमन करते हुए ये इसमें प्रवेश करती है, यानी कि जब प्रवेश करती है जल में, चलिए, तो यहां तक कुछ दिक्कत आ गया था। हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि यहां जब तक प्रकाश की किरण हवा में चल रही है तो हमेशा सीधी रेखा में चल रही है, यहां तक किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण हवा से यहाँ पे जल में प्रवेश करती है इस बिंदु पर, तो इसका रास्ता ये था, जाना तो इसको इस रास्ते पे चाहिए था। इस रास्ते पे वास्तव में इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें विचलन आ गया, मतलब घूम गया इस तरफ। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन यही है, पहले रीजन पे बाद में बात करेंगे, पहले यही समझ लीजिए कि प्रकाश की किरणें चलती हुई, यानी कि लाइट जो है वो चलते हुए जब कोई दूसरा मीडियम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में, तो अपने वास्तविक रास्ते से विचलित हो जाता है, और यही विचलित होना यानी कि बेंड हो जाने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां देख सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब तिरछा कोई प्रकाश की किरणें गमन करते हुए कोई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे मीडियम में घुसती है तिरछा, तो वो अपने वास्तविक रास्ते से घूम जाती है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रीजन के बारे में बात करेंगे आगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने वास्तविक रास्ता से विचलित हो जाना यानी कि घूम जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ ध्यान देना है कि प्रकाश गमन करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब ये घटना होता है, ऐसा नहीं कि अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। यदि यहाँ से टकरा के अपने ही माध्यम में वापस लौट रहा होता तो हम इसको अपवर्तन नहीं बल्कि परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देंगे, जो प्रकाश की किरणों की मुड़ने की घटना है वो हमेशा इस तल पे हो रही है, और ये तल है क्या? तो ये जो तल है, ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है, ये प्लेन जो है दो मीडियम को अलग कर रहा है, एक नीचे जल है और ऊपर एयर है, यानी कि वायु और जल के जो है अलग करने वाला तल है,
उस तल पर ही अपवर्तन की घटना हो रही है। यहाँ से देखिए आ रही है किरण और यहाँ से अपवर्तित हो गई यानी कि मुड़ गई। बीच में किसी प्रकार का कोई मुड़ाव या फिर झुकाव देखने को नहीं मिलता है। फिर जब यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस तल पर भी प्रकाश की किरणें मुड़ जा रही है। यानी कि एक तो बात तो स्पष्ट है कि रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की घटना जो है वो उस तल पे होता है, उस बाउंड्री पे होता है जो दो मीडियम को अलग कर रहा होता है। इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है वो एयर और वाटर को एक दूसरे से अलग कर रहा है और इसी पे जो है अपवर्तन की घटना देखने को मिल रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हम स्पष्ट ये भी समझ सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो तभी वहीं पे देखने को मिलता है जो तल दो मीडियम को एक दूसरे से अलग करती है। रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है या झुकाव वो दो माध्यमों को अलग करने वाले तल पर ही देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जल है, तो इस जल का जो तल है ये है, इसके ऊपर क्या है, हवा, एयर और वाटर। तो एयर और वाटर को अलग करने वाला जो प्लेन है, तल है, इसी तल पे जो है अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। ऐसे आती हुई किरण सीधा न जाकर ऐसे मुड़ जाती है और इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो पृथक्कारी सतह पर होती है। पृथक्कारी सतह मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाला तल। आगे बढ़ते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए ऑप्टिकल मीडियम, जिसके बारे में पहले ही चर्चा हो रही थी कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो है दो माध्यम है, एक है हवा और दूसरा है जल। और जो लाइट है, लाइट जो है एयर से वाटर में प्रवेश कर रहा है, घुस रहा है एयर से वाटर में। तो यहाँ पे दो मीडियम हो गया, ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। मीडियम होता क्या है, मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम ऑफ लाइट, तो वो पदार्थ, वो सबस्टांस जिससे प्रकाश गुजर सकता है उसे हम लोग मीडियम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि प्रकाशीय माध्यम या फिर ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम क्या है, प्रकाशीय माध्यम। तो एन ऑप्टिकल मीडियम इज एनी मटेरियल बाय विच यहाँ पे छूट गया है, बाय विच लाइट कैन पास आइदर होली, यानी कि पूरा का पूरा पास कर जाए या फिर पार्शियली मतलब कुछ मात्रा में पास कर जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम क्या हो सकता है, जैसे कि हवा से तो प्रकाश गुजर ही जाता है, पानी से भी प्रकाश गुजरता है, कांच या फिर कुछ प्लास्टिक भी होते हैं जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाते हैं, यानी कि लाइट जो है आसानी से पार कर जाता है। किरोसिन हो गया, एल्कोहल हो गया इत्यादि, ये सब चीजें ऐसे हैं जिससे प्रकाश गुजर सकती है, तो इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। और प्रकाशीय माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं हम लोग और बात करते हैं कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के हैं। तो प्रकाशीय माध्यम होते हैं दो प्रकार के। एक माध्यम, देखिए दो माध्यम यदि हम ले रहे हैं ना, तो दोनों में से जरूर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक माध्यम में प्रकाश का चाल जो है ज्यादा होगा, V1 का वैल्यू ज्यादा होगा और V2 का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम यानी कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम, और एक होता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम। तो जो विरल माध्यम है, यहाँ पे हम लोग थे, हाँ, एक होता है, इस दो प्रकार का होता है, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। रेयरर का मतलब होता है हिंदी में विरल और डेंसर को हम लोग बोलते हैं सघन। विरल माध्यम और सघन माध्यम दोनों में बस एक ही परिभाषा है इसका कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे हम लोग रेयरर या विरल माध्यम कहते हैं, और जिस मीडियम में प्रकाश की चाल यानी कि वेलोसिटी जो है लाइट का वो कम होता है उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, मतलब जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है उसे हम लोग प्रकाशीय विरल माध्यम कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की गति कम होती है, लेस, यानी कि जिसमें प्रकाश की गति कम होती है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं या फिर डेंसर मीडियम कहते हैं। लेकिन पता कैसे करेंगे कि कौन सघन है और कौन विरल है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम दो माध्यम ले रहे हैं, एक हो जा रहा है हमारा हवा और एक ले लिए हम जल।
तो हवा और जल की तुलना की जाएगी, यानी कि यहां से नीचे देख लेते हैं, ये जल भरा हुआ है और ऊपर है एयर, एयर और वाटर। और हमसे कोई पूछे कि कौन रेयर और कौन डेंसर, कौन सघन और कौन विरल, तो हम आसानी से कह देंगे कि प्रकाश जो है हवा में तेजी से चलती है, तो ये हो जाएगा विरल, ये हो जाएगा विरल यानी कि रेयरर। और इसमें प्रकाश धीमी गति से चलती है। वैसे तो हम लोग आसानी से महसूस कर सकते हैं कि हवा में चलना जो है पानी की अपेक्षा बिल्कुल आसान है। पानी में घुस के जब हम लोग चलते हैं ना तो हमें ज्यादा भार पड़ता है, यानी कि अचानक हमारा चाल जो है ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाता है, जबकि हवा में चलते हैं तो एकदम आसानी से चल रहे होते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आता है। तो हवा जो है विरल माध्यम हो जाएगा और जल वाटर जो है वो सघन माध्यम हो जाएगा, सघन सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल इसकी तुलना में कम ज्यादा है और इसमें प्रकाश की चाल इसकी तुलना में कम है, यानी कि V1 इज ज्यादा मतलब अधिक है और V2 जो है वो कम है। लेकिन यहीं पे हम यहाँ पे हवा और जल में तुलना कर रहे हैं, तब हम आसानी से कह दिए कि हवा जो है पानी जो है वो सघन माध्यम है, यानी कि वाटर जो है डेंसर मीडियम है। लेकिन यदि ऐसे पूरा पानी भरा हुआ है इस तरह से और यहाँ पे हम एक हीरा का टुकड़ा रख दिए, हीरा, हीरा, तो इन दोनों में अगर पूछा जाए कि कौन रेयर और कौन डेंसर, तो हीरा, ध्यान रखिएगा कि हीरा में प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कम होती है, ठीक ना। इसमें जो है लाइट की वेलोसिटी इसकी कंपैरिजन में कम होती है, स्पीड इसमें कम होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है स्पीड V2 कम है, इसलिए ये डेंसर हो जाएगा हीरा, और वाटर जो है वो आपका हो जाएगा रेयर। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा सबस्टांस रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। हम स्पष्टतः यह नहीं कह सकते हैं कि कौन सा पदार्थ सघन माध्यम है और कौन सा पदार्थ विरल माध्यम है। ये जो है तुलनात्मक एक शब्द है कि जब तक हम दो माध्यम को पास में नहीं लाएंगे तब तक हम तुलना करके नहीं बताएंगे। दो पदार्थ रहेगा या फिर दो माध्यम रहेगा, उसमें से हम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसे बोलेंगे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम लोग बोलेंगे सघन माध्यम। यानी कि जिसमें स्पीड ज्यादा उसे हम लोग रेयर मीडियम कहेंगे और जिसमें स्पीड कम होगी उसे डेंसर मीडियम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब जो है ये चीज पूरा क्लियर हो गया कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है इसमें भी हम एग्जाम्पल कुछ नहीं लिखे हैं और इसमें भी एग्जाम्पल कुछ नहीं लिखे हैं, क्योंकि अकेले इसका एग्जाम्पल पॉसिबल है ही नहीं। अकेले कोई एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है, जब दो चीज सामने आएगा तब हम बताएंगे। जैसे कि जब तक एयर और वाटर पास में नहीं आते हैं तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। वाटर को डेंसर मीडियम कह के कोई हमको इसको लेके चल जाए हीरा के पास, वाटर जो है चला जाए डायमंड के पास और तब फिर कहे कि ये डेंसर मीडियम है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेंसर मीडियम इस कंडीशन में कौन हो जाएगा? डायमंड। तो इस बात पे ये निर्भर करता है कि दो पदार्थ जो तुलना किया जा रहा है उसमें किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है अपेक्षाकृत, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करके। तो ये कंपैरिजन वाला भौतिक राशि है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को, फिजिकल क्वांटिटी जो भी है। अब जो है हम लोग को पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश से के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इन बिंदुओं को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ चित्र बनाते हैं ऐसे। ये आपका जल है, जल में आने वाली प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है और इसको जाना चाहिए था इधर ऐसे सीधा, लेकिन माध्यम बदलने के कारण, परिस्थितियां बदलने के कारण बेचारा अपना रास्ता बदल लेता है। सीधी रेखा में चल तो रहा था लेकिन कब तक चले, इसे चलने दिया जाए तब तो। परिस्थितियां बदलने पर सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पे बेचारा का रास्ता बदल गया, जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन ये वैसे सीधा गया नहीं, इधर मुड़ गया, इधर। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। ये है परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक बाउंड्री होता है, एक तल होता है जो दो माध्यमों को अलग करता है। जैसे कि पानी है, कोई बर्तन में पानी भरा हुआ है
तो पानी का सबसे ऊपर वाला तल जो है ना वो वही प्लेन है जो पानी और हवा को अलग कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर पूरा क्या है, हवा, एयर, और नीचे क्या है, वाटर। तो ये जो बाउंड्री है, ये प्लेन है, ये दोनों को अलग कर रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन की घटना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो इसी तल पे होता है, इसलिए इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वो तल है जो दोनों माध्यमों को एक दूसरे से अलग करता है। अब देखिए ये आने वाली किरण, किधर आने वाली किरण, तो ये पृथक्कारी सतह भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है पृथक्कारी सतह, ठीक है। या फिर वो प्लेन जो दो मीडियम को एक दूसरे से अलग करता है। दो मीडियम को एक दूसरे से अलग करने वाला जो प्लेन है उसे हम लोग कहते हैं पृथक्कारी सतह। तो इस पर आने वाली जो किरण है, इसकी ओर आने वाली, इससे दूर जाने वाली नहीं, इसकी ओर आने वाली जो भी रे है, किरण है, उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, उसे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हम उसी रे को बोलेंगे जो तल की ओर आ रही है, वो प्लेन की ओर आ रही है जो प्लेन दोनों मीडियम को एक दूसरे से अलग करते हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद इस बिंदु से जो दूर जा रही है, उस दूर जाने वाली रे को हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आने वाली किरण है, जो उस तल पे आ रही है, वो आने वाली किरण इस तल पे जिस बिंदु पे टकरा रही है ना, जिस बिंदु पे टकरा रही है, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। हिंदी में आपतन बिंदु, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, ये हो गया आपतन बिंदु। अब जो है इस तल पे आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के एंगल पे डाला गया जो लंब है, ये इसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में अभिलंब और इंग्लिश में नॉर्मल, अभिलंब या नॉर्मल। डिफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज है, इन सभी चीजों को जानना जरूरी है। तल की ओर आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इस तल से दूर जाने वाली किरण, भले अच्छा देखिए इधर से ही कोई किरण क्यों ना आ रही हो, अगर इस तल की ओर आ रही है तो ये हो जाएगी आपतित किरण, और दूर जा रही है तो वो दूर जाने वाली हो जाएगी अपवर्तित किरण। तो जो पास आ रही है वही है आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, भले डायरेक्शन कोई भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इधर से आए या फिर इधर से आए, चाहे इधर से आ जाए, आने वाली जो तल की ओर आने वाली किरण है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण या फिर इंसिडेंट रे। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और इस पे जो हम परपेंडिकुलर गिराए हैं उसे हम लोग नॉर्मल बोलेंगे या फिर अभिलंब, यानी कि इस पे डाला गया लंब ही क्या है, अभिलंब है। अब आगे जो है वो ध्यान से देखिएगा, ये आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये जो एंगल आई है ना वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। तो ये आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो गया, आपतन कोण। और देखिए ये जो जाने वाली किरण है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, ऐसे डिनोट इसको आर से करते हैं, और इस आर को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। हिंदी में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है लगभग सब चीज तो बता ही दिए, इसमें जितना भी पॉइंट्स था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सबको हम अच्छे से बता दिए हैं कि ये जो आने वाली किरण है वो है आपतित किरण या फिर एंगल, ये इंसिडेंट रे। दूर जाने वाली किरण, तल से दूर जाने वाली किरण अपवर्तित किरण या फिर रिफ्रैक्टेड रे। जिस बिंदु पे टकरा रही है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर आपतन बिंदु कहते हैं,
और इसी बिंदु पर 90 डिग्री के एंगल पर जो डाला जाता है लंब, परपेंडिकुलर गिराया जाता है, उसे नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए हम नाम लिख देते हैं ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना हो जब हम लोग पढ़ा रहे। ओ ये ए और ये बी, इसका नाम रख देते हैं एन और एन डैश। और कोई चीज है क्या इसमें? नहीं, बाकी तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। चलिए एक एक करके हम सबका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल बता देते हैं, सब तो लिखा हुआ ही है और समझ में आप लोग को आ ही गया। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण, पहले तो परावर्तित किरण होना चाहिए था, हाँ आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे कमिंग टुवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स द प्लेन, उस प्लेन के पास आने वाली किरण। टुवर्ड्स द प्लेन यानी कि उस प्लेन के पास आने वाली किरण जो प्लेन सेपरेट करता हो किसको? दो मीडियम्स को। दो मीडियम को सेपरेट करने वाले, हालांकि मीडियम्स नहीं होता है, इसका प्लूरल मीडिया होता है, मीडिया। मीडिया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गोदी वाला मीडिया नहीं है, मीडियम्स ये जो गलत है, प्लूरल मीडियम का जो है प्लूरल मीडिया होता है। इज कॉल्ड इंसिडेंट रे यानी कि दो माध्यमों को अलग करने वाली जो तल है ना, उस तल की ओर आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। एग्जाम्पल के लिए जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो ए ओ आपतित किरण है। ए ओ क्या है? आपतित किरण है। कहां पे? चित्र में। चित्र जरूर देख लेना है, चित्र में। आगे बढ़े, रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बहुत जरूरी होता है पढ़ाई के लिए। ये चित्र को जरूर अच्छे से एक बार देख लीजिए, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है? तो तल से दूर जाने वाली, द रे गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन सेपरेटिंग टू मीडियम्स। फिर से यहाँ पे मीडियम्स लिख दिए हैं, आप लोग समझिएगा मीडिया होगा यहाँ पे। टू मीडियास, मीडिया इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाली तल से दूर जाने वाली किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली तल से दूर जाने वाली जो किरण है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो चित्र है, चित्र में हम तो भूल गए चित्र में कौन सा है, देख लीजिए। चित्र में ओबी, ओबी जो है वो अपवर्तित किरण। चित्र में ओबी अपवर्तित या फिर बोलेंगे तो रिफ्रैक्टेड किरण है। आगे बढ़े, ये देखिए अगला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हिंदी में क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो ये भी बता दिए कि वो जो तल है ना, जो पानी और हवा को अलग कर रहा है, और ये आपतित किरण है, तो ये किसी न किसी बिंदु पर ही ना आएगा, और जिस बिंदु पे टकराया वही बिंदु हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु। देख लीजिए यहाँ पे, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, मतलब जिस बिंदु पे टकराती है, द प्लेन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस बिंदु पर आपतित किरण तल से टकराती है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यहाँ पे हमको याद है कि चित्र में जो था, चित्र में बिंदु ओ आपतन बिंदु है, चित्र में बिंदु ओ आपतन बिंदु है। आगे बढ़े, क्यों नहीं, सब तो समझ में आ ही रहा है। ये देखिए नॉर्मल, अभिलंब सब बताया गया है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। आपतन बिंदु पे जो हम लंब डाले हैं वही कहलाता है अभिलंब। समझाया जा चुका है, कोई बड़ी चीज है नहीं। चित्र में देख लीजिएगा कि जो चित्र है उसमें एन और एन डैश अभिलंब है। इन फिगर, थोड़ा सा इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो फिर बोलेंगे लोग कि क्यों इंग्लिश में लिखे हो जब पूरा पूरा समझा ही नहीं रहे। इन फिगर एन एन डैश इज अ नॉर्मल। अगला देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल के बीच बनाया गया एंगल इंसिडेंस रे है। और जो चित्र था, चित्र में ये तो हमें याद नहीं है, देखना पड़ेगा क्योंकि चित्र समझाए समय हो गया। देखिए इंसिडेंट रे ए ओ एन, ए ओ एन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ए ओ एन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
AON, एंगल AON आपतन कोण है, आपतन कोण है। इन फिगर एंगल AON is the angle of incidence, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब एक और बच गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देख लीजिए, पढ़ाई तो हुई गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चित्र में BON डैश अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, BON डैश अपवर्तन कोण है। इन फिगर एंगल BON डैश इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी चीजों को एक बार जरूर समराइज कराएंगे, बहुत जरूरी था इसलिए। यहां से देखिए, ये जो तल है, ये जो बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को अलग करता है, इस बाउंड्री की ओर पास आने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, और दूर जाने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। जिस बिंदु से टकराएगी उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस बिंदु पे कोई अगर परपेंडिकुलर गिरा दिए तो उस परपेंडिकुलर यानी कि लंब गिरा दिए तो उस लंब को अभिलंब या फिर नॉर्मल बोलते हैं। इन दोनों के बीच एंगल जो बनता है अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक आज काफी है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाशीय माध्यम के प्रकार, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु किससे संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपवर्तन से संबंधित। और कल के जो क्लास है, मतलब अगला जो लेक्चर आएगा, उसमें सबसे जरूरी चीज होगा एक, वो जरूरी चीज ये है कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर क्यों होता है, क्या कारण है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तिरछा हो जाता है। जिसे कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में होना चाहिए। नॉर्मली ये बता दिया जाता है ना कि चाल बदल गया इसलिए रास्ता बदल गया, कोई मतलब है हम तेजी से ऐसे आ रहे हैं, यहाँ से धीमा हो जाएंगे तो क्या मेरा रास्ता बदल जाएगा? नहीं, रास्ता बदलने का कुछ और कारण है। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका मुख्य रीजन जो है वो केवल चाल बदलना नहीं है, चाल बदलने के साथ साथ कुछ और भी मेन रीजन है, वो हम कल बताएंगे। ऐसे मेनली है चाल बदलना ही, लेकिन अगर हम ये कह के निकल जाए कि चाल बदलने से जो है पथ बदल जाता है, तो ये कैसे कहा जा सकता है? हम लोग तो सोचते हैं कि सीधा चल रहे होते हैं तो गाड़ी स्लो भी होती है तब भी सीधा चल रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि स्लो हुआ तो हम घूम के कहीं और चले गए। जो मेन रीजन है इस पे कल बात की जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।